गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट अकाउंट में नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी चैप्टर का नेम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलिए, अब एक फर्म में पार्टनर्स होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो जाता है और कभी कभी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। ये आपका चैप्टर है। तो जब पार्टनर्स की रिटायरमेंट और डेथ हो जाती है तो उस समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग एंड रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होने के रीजंस क्या होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। तो मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट में क्या कैसे राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह बताया गया है that a partner may retire from partnership from the following condition, यानी कि 1932 के एक्ट में बताया गया है कि एक ही पार्टनर्स, ये फॉलोइंग कंडीशंस जो नीचे हम राइट करेंगे, इन कंडीशंस को अप्लाई होने पर एक ही पार्टनर्स जो है फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो आपका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी जितने भी साझेदार हैं उसे अगर आपसे समझौता कर ले, आपसे समझौता का कंसेंट कर ले, वार्तालाप कर ले, तो क्या है, एक पार्टनर्स जो है फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जो सभी पार्टनर्स थे उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो एग्रीमेंट क्या हो, एक्सपायर हो जाए तो क्या है, एक पार्टनर जो है फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, बाय गिवन रिटन नोटिस, किसी भी पार्टनर्स के द्वारा कोई कंडीशन होने पर अगर वह एक रिटन में नोटिस देता है कि हम अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं रह सकते हैं, तो वह एक सभी साझेदारों को एक रिटन नोटिस दे करके भी फर्म से रिटायर हो सकता है। और बहुत सारी अदर कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ड्यू टू
disease of physical ड्यू टू डिसीज ऑफ फिजिकल, अगर उसके कोई डिसीज हो, फिजिकल डिसीज हो गई है तो उस कंडीशन में भी फर्म से वह रिटायरमेंट ले सकता है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? ड्यू टू ओल्ड एज, अगर किसी पार्टनर्स की ओल्ड एज हो गई है और वह वर्क करने में सक्षम नहीं है तो वह फर्म से क्या है? रिटायरमेंट ले सकता है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? ड्यू टू डिस्प्यूट ऑफ एनी पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया है? डिस्प्यूट हो गया है तो कोई भी पार्टनर्स फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि वो जो पार्टनर्स है अपने पार्टनर्स को बताना नहीं चाहता है और फर्म से क्या है? रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है। तो ये सब क्या हुई? एक पार्टनर्स की रिटायरमेंट होने की ये कंडीशंस हुई। अब देखेंगे कि पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पर कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, यानी फर्म से जब कोई पार्टनर्स रिटायरमेंट होता है तो फर्म से रिटायरमेंट होने पर कौन सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स फर्म को फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होगी, पहले क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी सबसे पहले एक फर्म से किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होने पर फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ेगी? नंबर 2, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल यानी गुडविल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट होते समय उसकी गुडविल की कंडीशन क्या थी। अगला पॉइंट क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी असेट और लायबिलिटीज का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, यानी जो ये रिटायरमेंट का पार्टनर था उसका जो रिजर्व था उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो कितना किया जाएगा इसका भी कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल,
कैपिटल कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है कि रिटायरमेंट होने पर जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स है उसकी उस समय कैपिटल कितनी होगी, और कौन कौन सी कंडीशन आएंगी। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी इतनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स जो है रिटायरमेंट, किसी पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पर ये फॉलोइंग कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सबसे पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है जो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे कि जब एक पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा फर्म से, तो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स होंगे किस तरह से आते हैं कि एक पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने पर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो आपका एक क्वेश्चन गिवन है कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3:2, यानी एक फर्म में ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, यानी ये हमारा क्या है ओल्ड रेशियो गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी फर्म से ये क्या होता है रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के रिटायरमेंट होने के बाद फर्म का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो यानी न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्हीं का आपको फाइंड करना है। तो ये देखिए हमारा क्या है गिवन है ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। ए का रिटायरमेंट हो जा रहा है, ए का रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो अब बचा कौन बी और सी। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो बचता है वही उसका क्या हो जाता है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन राइट करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इक्वल टू 5:3:2, यानी ये हमारा क्या है ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है किसका ए बी और सी का कितना 5:3:2। अब आपका सॉल्यूशन कह रहा है ए को रिटायरमेंट देना है, यानी अब राइट करेंगे when A retire from the firm, यानी जब हम एक फर्म से रिटायरमेंट दे देते हैं then new profit and loss
शेयरिंग रेशियो B and C is equal to 3:1। यानी जब हम A को फर्म से रिटायरमेंट देते हैं, यानी ये पहला वाला पर्सन जो है फर्म से रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसका रेशियो भी गायब हो जाएगा। तो उस समय जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे और रिमेनिंग रेशियो होगा वही क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका क्या हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा। तो ए के रिटायरमेंट होने के बाद बी और सी का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। यानी पहला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का निकलता है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन होते हैं हमारे, बी और सी का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 3:2। अब क्वेश्चन आपका लास्ट पॉइंट और बचा होगा क्या, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स का निकलता है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ बी, गेनिंग रेशियो ऑफ बी। गेनिंग रेशियो ऑफ बी में आपको फार्मूला पुटअप करना है। फार्मूला होता है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी गेनिंग रेशियो ऑफ बी, यानी बी और सी का ही आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बी का कितना है, 3। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 3/5, यानी सम ऑफ रेशियो हम डिनोमिनेटर बनाते हैं। उसके बाद ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना है, माइनस का साइन लगाएंगे। ओल्ड कितना है बी का ओल्ड कितना है, 3:5, 3:10, कितना 3:10। यानी ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हम ए और बी और सी यानी तीनों का सम ऑफ रेशियो हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। इस तरह से क्या होगा, अब इन दोनों का एलसीएम ऐड कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, यानी 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 × 2 और माइनस का साइन लगाएंगे। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 3 × 2 6 माइनस 3 और अपॉन में कितना 10, यानी कितना आया 3/10। यानी गेनिंग रेशियो ऑफ बी कितना आया 3/10। उसी तरह यहाँ पे ऐड करेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ सी। गेनिंग रेशियो ऑफ सी फार्मूला आपको सेम वही पुटअप करना है, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का जो हमारा सी है उसका न्यू कितना है 2/2 का क्या रख करेंगे 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड हमारा है क्या 2/10। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 और 10 का फिर एलसीएम देंगे सेम उसी तरीके से। तो एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। 5 से 10 का डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 माइनस का साइन लगा
डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह सॉल्व करने पर 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में कितना 10, यानी कितना हुआ 4 से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2 अपॉन 10, कितना बचेगा 2 अपॉन 10। इस तरह से क्या हुआ गेनिंग रेशियो ऑफ B and C is equal to 3/10 रेशियो 2/10। जब आपके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं तो नोमिनेटर का जो रेशियो होता है वही आपका क्या हो जाता है नया रेशियो हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ B एंड C कितना हुआ 3/2, कितना हुआ 3/2। इस तरह से क्या हुआ आपको पता चल गया होगा कि जब किसी फर्म में कुछ पार्टनर्स होंगे, उस पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेगा, तो रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो थैंक यू।